गुड मॉर्निंग समीर, पीयूष, प्रिया, संदीप, अंजलि, अंबर द्विवेदी, सूरज, आर्या यादव, सुनीता, अर्पिता दुबे, प्रतीका, विजय यादव, लोग जुटे होंगे एप्लीकेशन में। 2-3 व्यवस्था है, आप एक जहां ना चले तो आप दूसरे पे देख लीजिए। अभी एक व्यवस्था और होने वाली है, 2 ऐप रहेगा और एक यूट्यूब रहेगा, ताकि क्लास आपका मिस ना हो। क्लास लगातार पढ़ाने के वजह से तो इसलिए एक्टिव रहिए। टेक्नोलॉजी का मतलब क्या है कि बस ऐप लिए उसी पे जुटे रहिए। अभी एक ऐप और रहेगा, 2 ऐप रहेगा और एक आपका व्हाट्सएप ग्रुप रहेगा, ताकि क्लास रेगुलर चलता रहे, क्लास डिस्टर्ब ना हो। चलिए नोट करिए कहां तक हुआ था। कलर फॉर्मेशन चल रहा था। कलर फॉर्मेशन, कलर फॉर्मेशन, इसीलिए तो कह रहे हैं कि 2 ऐप रहेगा और एक आपका व्हाट्सएप ग्रुप रहेगा, ताकि एक पे इमरजेंसी आओ तो दूसरा चले, दूसरे पे आओ तो तीसरा चले, तीसरे पे आओ तो न चले। प्रेम शंकर पांडे, डिजिटल क्यों नहीं पढ़ा रहे हैं? डिजिटल कर्जा हो गए तो उठा ले गया। लोग फीस नहीं जमा कर रहे थे तो दे नहीं पाए, उसका कर्जा लेके चला गया। क्या करें, जब फीस नहीं दोगे तो फिर कैसे चलेगा? उस पर उठा ले गया अपना। चलिए, कलर फॉर्मेशन में हेडिंग पड़ी थी ओरिजिन ऑफ कलर। ओरिजिन ऑफ कलर, ओरिजिन ऑफ कलर। डिजिटल बोर्ड में कुछ कमी लग रही थी और नया पैनल था, इसलिए हमने उसको रिप्लेसमेंट के लिए दिया हुआ है। उसमें लगेगा 10 दिन, 1 हफ्ते 10 दिन, क्योंकि नया ही था और उसमें कहीं कुछ हमको कमी लग रही थी, तो इसीलिए उसको रिप्लेसमेंट पे डाल दिए हैं। अब वो जाएगा, रिटर्न होके आएगा, उसमें लगेगा समय 1 हफ्ता 10 दिन का। तब तक हमारे पास ओरिजिनल व्यवस्था ये है। चलिए लिखिए। तो कल पूरा समझा दिया गया था कलर फॉर्मेशन के बारे में। कलर फॉर्मेशन के बारे में पूरा बताया गया था, तो नोट करिए आप। द कलर, देखिए ये सेंटेंस आपने नोट किया है कि नहीं? कुछ लिखे थे कि नहीं ओरिजिन ऑफ कलर में? ओरिजिन ऑफ कलर में आपने कुछ लिखा था या नहीं लिखा था? कुछ नहीं हुआ था। चलिए नोट करिए। द कलर ऑफ ट्रांजिशन मेटल आयन, द कलर ऑफ ट्रांजिशन मेटल आयन is due to presence of unpaired electron. The color of transition metal ion is due to
presence of unpaired electron in a d subcell. In d subcell are partially filled n-1 d subcell, partially filled n-1 d subcell. ट्रांजिशन मेटल आयन का कलर क्यों है? डी सबसेल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के कारण है, या दूसरे शब्दों में आंशिक रूप से भरे हुए n-1 डी सबसेल के कारण है। अब आप जान रहे हैं अगर डी सबसेल पार्शियली फिल्ड होगा तो किसी ना किसी डी ऑर्बिटल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जरूर होगा, और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के कारण फिर वो कलर देने लगेगा। अगले लाइन लिखिए, when a white light is allowed, when white light is allowed to fall on, when white light is allowed to fall on a colored substance, fall on a colored substance, comma, it absorb from it, या it absorb from white light, it absorb from white light the light of a particular color, it absorbs from white light the light of a particular color. From the region, from the visible region, from the visible region, REGION, ब्रैकेट में इसको नोट कर लीजिए। जो विजिबल रीजन है उसका रेंज 4000 से 7000 एंगस्ट्रॉम होता है। It absorbs from white light the light of particular color, नोट करिए फिर से, it absorbs from white light the light of a particular color whose wavelength is in the visible region, whose wavelength is in the visible region, ये लिखा है 4000 से 7000 एंगस्ट्रॉम। हो गया, नोट हो गया। कमेंट करिए। एंड रिफ्लेक्ट द रिमेनिंग लाइट, एंड रिफ्लेक्ट द रिमेनिंग लाइट, reflect the remaining light which has the color, and reflect the remaining light which has the color complementary यानी पूरक, which has the color complementary
to that of the absorbed light, complementary to that of the absorbed light, full stop। जब व्हाइट लाइट किसी कलर्ड सब्सटेंस पे पड़ता है तो ये सब्सटेंस व्हाइट लाइट से एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसका विजिबल रेंज 4000 से 7000 के बीच में होता है, और बाकी लाइट को, रिमेनिंग लाइट को रिफ्लेक्ट कर देता है, और जो रिफ्लेक्टेड लाइट है उसका जो कलर होगा उसी रंग का वो सब्सटेंस दिखाई देगा। आगे नोट करिए, दिस कंप्लीमेंट्री कलर which is actually the color of reflected light, this complementary color which is actually this complementary color which is actually the color of reflected light, the color of reflected light is the color of substance, is the color of substance। नोट हो गया? कमेंट करिए। फिर से सुन लीजिए, दिस कंप्लीमेंट्री कलर विच इज एक्चुअली द कलर ऑफ reflected light is the color of substance, is the color of substance। पूरा समझ में आ गया? जब व्हाइट लाइट किसी कलर्ड सब्सटेंस पे पड़ता है तो यह सब्सटेंस व्हाइट लाइट से एक निश्चित कलर की, पर्टिकुलर कलर की लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसका रेंज 4000 से 7000 के बीच में होता है, एंगस्ट्रॉम के बीच में होता है, और बाकी लाइट को रिफ्लेक्ट कर देता है। जो रिफ्लेक्टेड लाइट है उसको कंप्लीमेंट्री लाइट कहते हैं, पूरक लाइट। जो कलर रिफ्लेक्टेड लाइट का होता है वही कलर उस सब्सटेंस का दिखाई देता है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत इसमें? कमेंट करिए। अब कुछ लोग ऐप पे जुटे होंगे, चल ही नहीं, ऐप खोले होंगे, ऐप चला नहीं होगा, तो सोचे होंगे आज सर नहीं पढ़ाएंगे। कुछ लोग सोचते हैं आज नहीं पढ़ाएंगे, क्या करें, दोबारा कष्ट करें, व्हाट्सएप ग्रुप खोलें, एक और आ जाएगा, एक दूसरा ऐप चेक करें, क्या फायदा? आराम से अपना काम बन रहा, बता देंगे घर पे आज क्लास नहीं चला, और घर वाले कहिए आज क्यों नहीं चला, संडे जब बंद रहता है, रोज नहीं पढ़ाते क्या? चलिए लिखिए आगे एग्जाम्पल में, हाइड्रेटेड कॉपर, एग्जाम्पल में नोट करिए, हाइड्रेटेड कॉपर ब्रैकेट में 2 ऑक्सीडेशन स्टेट, हाइड्रेटेड कॉपर आयन, हाइड्रेटेड कॉपर आयन यानी Cu2 प्लस आयन, सीधा मतलब ये है, हाइड्रेटेड कॉपर आयन एब्जॉर्ब रेड लाइट, एब्जॉर्ब रेड लाइट, हाइड्रेटेड कॉपर एब्जॉर्ब रेड लाइट, ब्रैकेट में नोट कर लीजिए लेम्डा इक्वल टू 6050 से 7000 एंगस्ट्रॉम। जो रेड लाइट है
उसका वेवलेंथ इस रेंज में होता है। जो कॉपर आयन है, हाइड्रेटेड कॉपर आयन, वो इस रेंज से लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है और इस रेंज की लाइट जो होती है वो रेड होता है, मतलब रेड लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है। एंड रिफ्लेक्ट ब्लू ग्रीन लाइट, एंड रिफ्लेक्ट ब्लू ग्रीन लाइट, and hence appears blue, and hence appears blue। नोट हो गया? जो हाइड्रेटेड कॉपर है, हाइड्रेटेड कॉपर यानी जल योजित कॉपर, यानी Cu2+ आयन से वाटर लगा हो। हाइड्रेटेड कॉपर का मतलब है Cu2+ आयन से वाटर लगा हो, चाहे वो आयन डाइपोल इंटरेक्शन के द्वारा या कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग के द्वारा। रिपीट कर दें संदीप, चलो सुनो। हाइड्रेटेड कॉपर ब्रैकेट में 2 ऑक्सीडेशन स्टेट आयन एब्जॉर्ब रेड लाइट, एब्जॉर्ब रेड लाइट। हाइड्रेटेड कॉपर ब्रैकेट में 2 ऑक्सीडेशन स्टेट आयन एब्जॉर्ब रेड लाइट। ब्रैकेट में लिखेंगे लैम्डा इक्वल टू 6050 एंगस्ट्रॉम से 7000 एंगस्ट्रॉम। एंड रिफ्लेक्ट ब्लू ग्रीन लाइट, रेड लाइट को एब्जॉर्ब करता है, रिफ्लेक्ट ब्लू ग्रीन लाइट, एंड हेंस अपीयर्स ब्लू, एंड हेंस अपीयर्स ब्लू। हो गया? कमेंट करिए, कमेंट करिए। इतने में किसी को कोई समस्या? इतने में किसी को कोई समस्या है? मदेशिया जी बहुत छूट रहा है, फिर से सुनिए। हाइड्रेटेड कॉपर ब्रैकेट में 2 ऑक्सीडेशन स्टेट आयन एब्जॉर्ब रेड लाइट, ब्रैकेट में 6050 से 7000 एंगस्ट्रॉम, एंड रिफ्लेक्ट ब्लू ग्रीन लाइट, रिफ्लेक्ट ब्लू ग्रीन लाइट, and hence appears blue। चलिए, अब आपको इसी हेडिंग के अंतर्गत दूसरी हेडिंग डालना है, कलर फॉर्मेशन। कलर फॉर्मेशन ऑन द basis of crystal field theory। color formation on the basis of crystal field theory। जो लाइट रिफ्लेक्ट करेगा वही तो दिखेगा भैया पीयूष जी। ब्लू ग्रीन लाइट रिफ्लेक्ट करता है तो ब्लू क्यों अपीयर होता है? आपके हिसाब से क्या अपीयर होना चाहिए? रेड होना चाहिए। रेड एब्जॉर्ब किया और जो रिफ्लेक्ट किया वो ब्लू ग्रीन किया, इसलिए ब्लू दिखाई देता है। ब्लू ग्रीन वो रेंज दिया है, इसलिए हर लाइट का एक रेंज है। उस रेंज में एकदम फिक्स नहीं है कि बस
अगर 6050 से 7000 दिया है, अब इसके बीच रेड लाइट की भी इंटेंसिटी चेंज होती है, हल्का रेड, डार्क रेड और डार्क रेड। तो वैसे वो जो रेंज है रिफ्लेक्शन का, वो ब्लू ग्रीन लाइट की वो रिफ्लेक्ट करता है। अंदर से जो इसकी लेमडा वैल्यू मेजर किया गया, तो लेमडा वैल्यू रेंज के हिसाब से ब्लू ग्रीन का आया, इसलिए ब्लू दिखाई देता है। कुल 7 ही कलर तो हैं, एक एक अंक के हिसाब से तो वैल्यू है नहीं, तो जिसकी इंटेंसिटी ज्यादा होती है वही दिखाई दे जाता है। बोलिए सही है? कमेंट करिए। हाँ, आप कलर लेने जाते हैं तो रेड कलर कहेंगे, तो रेड कलर में तमाम रेड है। अब वो उस रेंज के बीच में आता है, इसलिए वो रेड कहा गया, लेकिन रेड की भी बहुत सारी क्वालिटी है। तो वैसे ये है कि उस रेंज में आता है, और जब रिफ्लेक्शन दिखता है बाहर तो ब्लू कलर का दिखाई देता है। हालांकि अगर आप ब्लू ग्रीन भी लिख देंगे तो ब्लूइश कलर का रहेगा, नहीं, मेन रूप से इंटेंसिटी उसकी ब्लू की होती है। तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी आ जाए। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी तो आप लोग पढ़े हैं कि नहीं पढ़े? क्रिस्टल फील्ड थ्योरी प्रिया बताओ, थ्योरी पढ़ाना पड़ेगा कि डायरेक्ट कलर? क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ऑफ कलर फॉर्मेशन, तो पहले तो थ्योरी तो पता हो। थ्योरी पता है आप लोगों को? श्रेया, श्रेया पढ़ी हैं? तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के अनुसार बताइए फिर श्रेया, कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का जो सेंट्रल मेटल है और जो लिगेंड है, उस पे कौन कौन सा चार्ज होगा? अगर आपने पढ़ा है तो बताइए, उस हिसाब से फिर आगे एक्सप्लेन हो कि जो सेंट्रल मेटल है और जो लिगेंड है उस पे कौन कौन सा चार्ज होगा। जल्दी से कमेंट करें। श्रेया कमेंट करिए। बहुत दिन हो गया है ना, बचपन में पढ़े थे श्रेया, इसको बचपन में पढ़ी थी, अब तो भूल जाएगा ही। चलिए कुछ मेन मेन पॉइंट सुनिए। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के अनुसार जो सेंट्रल मेटल है, सेंट्रल मेटल वो पॉजिटिवली चार्ज होगा, और जो लिगेंड है वो निगेटिवली चार्ज होगा। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के अनुसार सेंट्रल मेटल पॉजिटिवली चार्ज होगा और लिगेंड निगेटिवली चार्ज होगा। और सुनिए, इसको जानने से पहले आप डी ऑर्बिटल को जानिए। डी ऑर्बिटल 5 प्रकार की। ये बताइए, पांचों डी ऑर्बिटल का फिगर क्लियर है? 5 डी ऑर्बिटल, डी एक्स वाई,
डी वाई जेड डी जेड एक्स डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। 5 डी ऑर्बिटल होते हैं, ये तो आपको पता ही है। तो 5 डी ऑर्बिटल में ये क्लियर है कि बनाए फिगर? 5 डी ऑर्बिटल क्लियर है कि फिगर बनाया जाए? जल्दी कमेंट करिए। इम्पार्ट नहीं क्लियर है? चलो 5 डी ऑर्बिटल का फिगर फिर देखिए। अब डिजिटल वाले को होता तुरंत फिगर आ जाता, समय बच जाता। ये है डी एक्स वाई। डी वाई जेड डी एक्स वाई डी वाई जेड डी जेड एक्स डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर देखिए ये 5 डी ऑर्बिटल है डी एक्स वाई। इसमें जो लोब्स है मेन लोब्स वो एक्स और वाई एक्सिस के बीच में होते हैं। मेन लोब एक्स और वाई एक्सिस के बीच में होते हैं। तीनों को देख लीजिए, डी एक्स वाई डी वाई जेड डी जेड एक्स। इसमें मेन लोब क्या है? एक्स और वाई एक्सिस के बीच में। ये एक्स और वाई एक्सिस के बीच में। डी वाई जेड क्या है? मेन लोब वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के बीच में। वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के बीच।
डी जेड एक्स क्या है? जेड एक्स जो लोब है वो जेड और एक्स एक्सिस के बीच, इसको कुछ बुकों में ऐसे भी बनाया गया है, लेकिन उसको जाने रहिए किस आधार पे है। ये इस पे बना है ऐसे, लेकिन ये एक्सिस पे नहीं है, यहां बीच में डॉटेड लाइन खींचा हुआ है जेड और एक्स के बीच में। डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर में लोब डायरेक्ट एक्स और वाई एक्सिस पे है, और डी जेड स्क्वायर में डायरेक्ट जेड एक्सिस पे। बोलिए फिगर तीनों क्लियर हुआ? तीन लोब ऐसे हैं जिनके लोब्स सीधे एक्सिस पे हैं, बताइए। तीन लोब ऐसे हैं जिनके लोब एक्सिस के बीच में है, यानी डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी जेड एक्स। इसको क्या बोल सकते हैं? नॉन एक्सियल, नॉन एक्सियल डी ऑर्बिटल। और जो डी जेड स्क्वायर है और डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, इसको बोलते हैं एक्सियल डी ऑर्बिटल। बोलिए फिगर देख लीजिए कायदे से, और चाहे तो बगल में फिगर जल्दी से बना भी लीजिए, क्योंकि इस फिगर की भी आवश्यकता है। इसको उठा के ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में रख करके सपोज करना रहेगा। फिगर बिल्कुल क्लियर करिए। डी एक्स वाई में लोब एक्स और वाई एक्सिस के बीच, डी वाई जेड में लोब वाई और जेड के बीच, एक्सिस पे नहीं है। डी जेड एक्स में लोब जेड और एक्स के बीच ऐसे है, परपेंडिकुलर, जेड और एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर। डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर पे लोब डायरेक्ट एक्स और वाई एक्सिस पे है, डायरेक्ट एक्स और वाई एक्सिस पे है। और डी जेड स्क्वायर में लोब सीधे जेड एक्सिस पे है। फिगर जल्दी से बना ले और फिर आगे बताएं। यानी ये दो चीज आपको दिमाग में रखना है कि एक्सियल डी ऑर्बिटल क्या है और नॉन एक्सियल डी ऑर्बिटल क्या है। एग्जाम में इसको नहीं बनाएंगे, एग्जाम में आप डायरेक्ट एक्सप्लेन करेंगे ऑक्टाहेड्रल के फिगर से, लेकिन यहां अपनी जानकारी के लिए आप बना दें। किसी को फिगर क्लियर ना हुआ हो तो कमेंट करें। किसी को फिगर में कोई समस्या हो तो कमेंट करिए। प्रिया बन गया? और बगल में इसको भी नोट कर लीजिए, एक्सियल डी ऑर्बिटल, नॉन एक्सियल डी ऑर्बिटल। और एक चीज, एक्सियल डी ऑर्बिटल को आगे थोड़ा बढ़ा लीजिए, इसी में हो जाएगा। कहते हैं T2G सेट, और ना एक्सियल को EG सेट और इसको T2G सेट। T2G सेट और ये है EG सेट। मिटा लें? ये जो जेड एक्स है, ये वास्तव में जेड और एक्स एक्सिस के लंबवत ये होता है, परपेंडिकुलर ये होता है। क्योंकि आप 2D में फिगर बना रहे हैं तो ऐसे ही दिखेगा।
डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर में लोग बिल्कुल सीधा एक्स और वाई एक्सिस पे, और डी जेड स्क्वायर में लोग जेड एक्सिस पे, बाकी सभी में लोग एक्सिस के बीच में, बिटवीन द एक्सिस, इसलिए कहा गया नॉन एक्सियल डी ऑर्बिटल और एक्सियल डी ऑर्बिटल। फिगर कायदे से समझ में आ रहा है सबको? ये याद रहेगा तभी आगे वाला आएगा। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी इंपॉर्टेंट है। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के आधार पर कलर फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है। दो तरह के क्वेश्चन कलर फॉर्मेशन में आते हैं। एक तो सीधा आता है कलर फॉर्मेशन, एक्सप्लेन द कलर फॉर्मेशन ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट, और एक आता है एक्सप्लेन कलर फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ऑन द बेसिस ऑफ सीएफटी। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के आधार पर कलर फॉर्मेशन को एक्सप्लेन करिए। तो जो एक्सप्लेन करा रहे हैं तब आपको ये सीएफटी केवल लिखना रहेगा, पहले वाला नहीं लिखेंगे। चलिए, अब अगर इतना समझ में आप मिटा लें, चलिए मिटा लें। अब थोड़ा सा और समझिए। कोई ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है ML6 स्क्वायर ब्रैकेट पे प्लस माइनस, ये कोई ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है। हाँ, T2G लिखा है, T2G, EG और T2G। समझा, क्या समझा दे, बता तो रहे हैं एक्सियल डी ऑर्बिटल और नॉन एक्सियल डी ऑर्बिटल। फिगर से, इसलिए फिगर पूरा बनवा दिए, इसीलिए तो पूरा फिगर बनवा दिए भैया। एक्सिस पे लोब है तो एक्सियल, एक्सिस के बीच में है तो नॉन एक्सियल, बाकी डी ऑर्बिटल का शेप आप जानते हैं। T2G का मतलब ट्रिपली डिजनरेट सेट, EG का मतलब डबली डिजनरेट सेट, क्वांटम मैकेनिक्स का टर्म लिया गया है। बाकी जाके आप एमएससी में इलेक्ट्रॉनिक्स से जब करेंगे तो सब बताएंगे वहां एमएससी वाले, और केमिस्ट्री में आओगे तो हम मिलेंगे एमएससी में। ये कोई ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, हम बना रहे हैं ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। ये है मेटल, और ये है लिगेंड, और ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस, और ये है जेड एक्सिस। सेंट्रल मेटल पे चार्ज है N+, और लिगेंड पे चार्ज क्या है? लिगेंड पे आपने बताया कि माइनस चार्ज है, यही है ना? इस थ्योरी के अनुसार सेंट्रल मेटल पॉजिटिवली चार्ज होगा और लिगेंड निगेटिवली चार्ज होगा। ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है। बोलिए, है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स? बोलिए। स्पेक्ट्रोस्कोपी से नहीं लिया गया है प्रिया, क्वांटम मैकेनिक्स से लिया गया है। स्पेक्ट्रोस्कोपी में T2G वहां भी इसी आधार पे एक्सप्लेनेशन है। T2G EG के आधार पर वहां स्पेक्ट्रोस्कोपिक डेटा बनता है, इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी ऑफ 3D मेटल कॉम्प्लेक्स। तो वहां भी इसके आधार पर जो स्पेक्ट्रम बनता है वो एक्सप्लेन कराया जाता है, वहां से लिया नहीं गया। थर्ड ईयर में आपको मिलेगा इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम ऑफ 3D मेटल कॉम्प्लेक्स, वहां से लिया नहीं गया। देखिए, अब देखिए लिगेंड सेंट्रल मेटल की तरफ जाएगा, तो ये बताइए
जो XY एक्सिस पे लिगेंड है, जो XY एक्सिस पे लिगेंड है, जब वो सेंट्रल मेटल की तरफ जाएंगे तो उनके मार्ग में कौन से डी ऑर्बिटल पड़ेंगे? XY एक्सिस के लिगेंड सेंट्रल मेटल की तरफ जाएंगे अट्रैक्शन के कारण, क्योंकि सेंट्रल मेटल पे प्लस चार्ज है, लिगेंड पे माइनस चार्ज है, तो इन लिगेंड के डायरेक्ट पाथ पे सेंट्रल मेटल का डी ऑर्बिटल पड़ेगा। लिगेंड के डायरेक्ट पाथ पे सेंट्रल मेटल का डी ऑर्बिटल पड़ेगा। तो जरा बताइए, XY एक्सिस के लिगेंड जब सेंट्रल मेटल के पास जाएंगे तो मार्ग में कौन सा डी ऑर्बिटल पड़ेगा? इसीलिए अभी फिगर बनवाए हैं, जल्दी से बताइए। मानसी, जब XY एक्सिस के चारों लिगेंड सेंट्रल मेटल पे जाएंगे तो मार्ग में कौन से डी ऑर्बिटल पड़ेंगे? अभी देखो एक दीदी कह रही थी कि हम जानते हैं सर। प्रिया बताओ। सेंट्रल मेटल की तरफ जब लिगेंड जाएंगे तो मार्ग में कौन से डी ऑर्बिटल पड़ेंगे XY एक्सिस के लिगेंड? जी नहीं, गलत। XY एक्सिस पे कौन सा लिगेंड होता है जिसका लोग डायरेक्ट XY एक्सिस पे होता है? कौन सा डी ऑर्बिटल है जिसका लोग डायरेक्ट XY एक्सिस पे होता है? कौन सा डी ऑर्बिटल है जिसका लोग डायरेक्ट XY एक्सिस पे होता है? अरे ये वाला नहीं है, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। हाँ, ये हो गया डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। और ये कौन सा बना दिए एक और, जो जेड एक्सिस के लिगेंड पे पड़ रहा है, डी जेड स्क्वायर। यानी अगर हम ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स को देखें तो कुछ डी ऑर्बिटल अप्रोचिंग लिगेंड के डायरेक्ट पाथ में पड़ते हैं। अप्रोचिंग लिगेंड, जो लिगेंड सेंट्रल मेटल की तरफ पहुंच रहा है, कुछ डी ऑर्बिटल उसके डायरेक्ट मार्ग में पड़ते हैं और कुछ डी ऑर्बिटल बगल पड़ते हैं। जैसे ये, अब ये कौन सा डी ऑर्बिटल हो गया? ये डी एक्स और वाई के बीच में है तो डी एक्स वाई। ऐसे यहां होगा डी वाई जेड, ऐसे और होगा डी जेड एक्स। यानी इस तरह से जब हम ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स लेते हैं, ये एनर्जी का है 5 डी ऑर्बिटल पहले, 5 डी ऑर्बिटल पहले मेटल आयन में समान ऊर्जा लेवल में थे। एक है डी एक्स वाई, एक है डी वाई जेड, एक है डी जेड एक्स, एक है डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक है डी जेड स्क्वायर मेटल आयन में। लेकिन जब ये कॉम्प्लेक्स बना लिया लिगेंड के साथ तो इसके 5 डी ऑर्बिटल 2 लेवल में टूट गए। इसके 5 डी ऑर्बिटल 2 लेवल में टूट गए। कुछ की एनर्जी बढ़ गई, कुछ की एनर्जी घट गई। किसकी एनर्जी बढ़ गई? जिनमें रिपल्सन ज्यादा हुआ। किसकी एनर्जी कम हो गई? जिनमें रिपल्सन कम हुआ। तो किनमें रिपल्सन ज्यादा होगा? डी ऑर्बिटल पे भी माइनस चार्ज, लिगेंड पे भी माइनस चार्ज। तो किनमें रिपल्सन ज्यादा होगा? जो बिल्कुल आमने सामने पास पास होंगे, और जो दूर होगा बगल में होगा उस पर रिपल्सन कम होगा। तो किसमें रिपल्सन ज्यादा होगा? बिल्कुल सामने सामने कौन ऑर्बिटल पड़े? डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। इसमें रिपल्सन ज्यादा हुआ, इसलिए इसकी तुलना में 2 की एनर्जी बढ़ गई, और बाकी तीनों में रिपल्सन कम हुआ। बाकी तीनों में रिपल्सन कम हुआ, इसलिए इसकी तुलना में
dxy dyz dzdx, इसको और थोड़ा नीचे बनाते हैं। dxy dyz और dzdx, इसकी एनर्जी कम हो गई, यानी जो ग्राउंड स्टेट का लेवल था, डीजनरेट लेवल, इसकी तुलना में जो Eg वाला था सेट, उसकी एनर्जी बढ़ गई, और जो T2G वाला था सेट, उसकी एनर्जी कम हो गई। बोलिए सही है? कमेंट करिए। ये काम किसमें हुआ? ये हुआ ML6 स्क्वायर ब्रैकेट पे n माइनस कॉम्प्लेक्स आयन। ये काम किसमें हुआ? कॉम्प्लेक्स आयन में। अब कमेंट करिए इसमें क्या समझ में नहीं आया। पहला चीज तो आपको ये दिमाग में रखना है कि जो d ऑर्बिटल हैं वो कितने प्रकार के हैं, कौन से एक्सियल हैं, कौन से नॉन एक्सियल हैं। उसके बाद ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स आप देखिए, आपको पता है ऑक्टाहेड्रल की ज्योमेट्री कैसी होती है। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में 4 लिगेंड स्क्वायर प्लेन पे होते हैं और 2 लिगेंड उसके परपेंडिकुलर एक्सिस पे होते हैं। यानी ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में जो 6 लिगेंड होते हैं वो एक्स वाई जेड एक्सिस पे होते हैं। अब हम जब क्रिस्टल फील्ड की बात करते हैं तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के अनुसार सेंट्रल मेटल और लिगेंड इन पे अपोजिट चार्ज होता है, इसलिए जो सेंट्रल मेटल है वो लिगेंड को अपनी तरफ आकर्षित करेगा, लिगेंड सेंट्रल मेटल की तरफ जाएंगे। जब लिगेंड सेंट्रल मेटल की तरफ जाएंगे तो मार्ग में मेटल आयन के डी ऑर्बिटल पड़ेंगे। कुछ डी ऑर्बिटल आने वाले लिगेंड के बिल्कुल मार्ग में पड़ेंगे और कुछ बगल में पड़ेंगे। डी ऑर्बिटल पे भी माइनस चार्ज होता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब जो डी ऑर्बिटल आने वाले लिगेंड के बिल्कुल मार्ग में पड़ेंगे उनमें रिपल्सन ज्यादा होगा। मैक्सिमम रिपल्सन मींस मैक्सिमम एनर्जी, उसकी एनर्जी बढ़ जाएगी। और जो डी ऑर्बिटल बगल में पड़ेंगे यानी दूर होंगे उनमें रिपल्सन लिगेंड से कम होगा, उसकी एनर्जी कम हो जाएगी। इस तरह से मेटल आयन में जो 5 डी ऑर्बिटल समान ऊर्जा स्तर में थे वो डी ऑर्बिटल 2 लेवल में डिवाइड हो गए, लोअर एनर्जी लेवल और हायर एनर्जी लेवल। लोअर एनर्जी लेवल और हायर एनर्जी लेवल। एवरेज एनर्जी तो एवरेज एनर्जी नहीं, इसके लिए एक नया टर्म है CFSE वैल्यू, वो भी अलग, वो इलेक्ट्रॉन के आधार पर चेंज हो जाता है अलग अलग कॉम्प्लेक्स में। हाँ, अगर D0 है D10 है तो नहीं चेंज होगा, बाकी सब में चेंज हो जाएगा। इसके लिए डेल्टा ओ में वैल्यू निकाला जाता है CFSE वैल्यू। बोलिए इतना क्लियर हुआ? क्रिस्टल फील्ड थ्योरी समझ में आई? यही है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। अब क्रिस्टल फील्ड थ्योरी समरी जल्दी से सुन लीजिए। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के अनुसार सेंट्रल मेटल पॉजिटिवली चार्ज होता है, लिगेंड निगेटिवली चार्ज होता है। लिगेंड जब सेंट्रल मेटल की तरफ पहुंचता है तो लिगेंड के डी ऑर्बिटल अलग अलग लेवल में डिवाइड हो जाते हैं। कुछ डी ऑर्बिटल की एनर्जी रिपल्सन के कारण बढ़ जाती है, कुछ डी ऑर्बिटल की एनर्जी रिपल्सन के कारण घट जाती है। इस तरह से मेटल आयन के 5 डी ऑर्बिटल जब कॉम्प्लेक्स बनता है तो वो लोअर एनर्जी लेवल और हायर एनर्जी लेवल में टूट जाता है। अच्छा, ये आपको केवल ऑक्टाहेड्रल पढ़ा रहे हैं, बाकी सब में और भी अलग अलग होता है, तो बाकी मतलब नहीं है, आपको केवल ऑक्टाहेड्रल को लेकर एक्सप्लेन करना है, तो केवल वही हम समझा रहे हैं। सही है भैया? तो एक काम करो, इतना हम बनाए हैं तो जल्दी से आप ये फिगर बना लीजिएगा। कम से कम आज का इतना काम तो हो जाए, इतना चिल्लाए हैं, बहुत तेजी से ये फिगर बना लीजिएगा। ये आप उसको रोक करके फिगर बना लीजिएगा। PI 3+, जल्दी से ये फिगर बना लीजिएगा। ये हम बना दे रहे हैं, ये आज का होमवर्क है, नहीं कल तक उड़ जाएगा। क्योंकि आप बहुत ज्ञानी हैं, आपके पास बहुत सारा ज्ञान इधर उधर का भी आता रहता है, तो अगर इसको नहीं करेंगे
तो ये उड़ जाएगा। इसी कॉम्प्लेक्स को लेकर हमको कल एक्सप्लेन करना रहेगा। इधर ये हो गया जल्दी से, और इधर TI यहां से TI 2+3+ का कॉन्फ़िगरेशन 3D1 4S0, ये कॉन्फ़िगरेशन। ये हो गया TI 3+ 1 इलेक्ट्रॉन, और ये हो गया TI S2O6 3+ 1 इलेक्ट्रॉन। इतना कल बना लीजिएगा। और सुनिए, इसके आगे थोड़ा सा जगह रखिएगा, ये दोनों और बनाना है। ये ग्राउंड का है, एक्साइटेड का इसी के बगल ये दोनों और बनेगा। हाँ, दीदी ट्रांजिशन होता है मानसी त्रिपाठी, इसमें दीदी ट्रांजिशन होता है। सही, इतना बना लीजिएगा। इसके बगल ध्यान रखिएगा। इसके बगल जगह रखिएगा, एक थोड़ा सा और बनना है। ये CFT से बना है भैया, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी से डायग्राम बना है। इतनी देर तक डायग्राम समझाया, अब एमओटी ले आए इसमें। इतनी देर तक तो अभी यही डायग्राम समझाए हैं, अब एमओटी कहां से आ गया? क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के अनुसार। चलिए, थैंक यू।